नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं अभिषेक और हमारे साथ हैं हमारे साथी संदीप ग्रोवर जी। संदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। संदीप जी, आपने कई बार, हमने इससे पहले जितनी भी चर्चाएं की हैं, आपने उसमें हमें शेयर बाजार में 2C फैक्टर के बारे में हर बार बताया है। तो आज जो 2C फैक्टर है, मतलब एक करेंसी और दूसरा क्रूड, दोनों ही हमारे लिए, यानी कि हमारे शेयर बाजार के लिए आज अच्छे, मतलब पॉजिटिव रहे हैं। क्रूड भी $10 प्रति बैरल घटा है और करेंसी भी कल के मुकाबले आज 7 पैसे लगभग मजबूत हुई है। तो इस वजह से बाजार में जो आज हमने मूवमेंट देखा है, तो क्या हम उसको देख के कह सकते हैं कि बाजार में पुराने दिन लौट आए हैं? हाँ, कह सकते हैं। और उसके ये जो 2C फैक्टर आपने कहा ना, एक फैक्टर मैं उसमें और जोड़ूंगा। और कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं ना, जो कि पहले आपको इस चीज़ का अंदाज़ा देते हैं कि हाँ तेज़ी आ रही है या तो फिर मंदी आ रही है। वो फैक्टर्स मैं आपके सामने कुछ रखना चाहूँगा। पहले आपने जो 2C की बात करी, पहले थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं। जो आज भी आप देखिए, जो क्लोजिंग है वो डे हाई के आसपास हुई है। 16,000 के जो लेवल हैं वो हमने कल भी पार किए थे। कल इनफैक्ट वो खबर आ गई थी सऊदी अरेबिया वाली, जिस वजह से हम ऊपर से गिर गए। लेकिन आज भी आप देखिए, जो आज जो क्लोजिंग 16,000 के नीचे हुई, एडजस्टेड बेसिस पे है, क्योंकि लास्ट आधे घंटे में जो वेटेड एवरेज बनता है उसके हिसाब से आपका जो क्लोजिंग का लेवल है वो बनता है। आज आपने 16,011 का लेवल पार किया, कल 16,025 का हाई हमने बनाया था। तो 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि 16,000 का जो की लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो पार होता हुआ दिखा है। और उसमें आप देखिएगे, मैं आपको थोड़ा सा आंकड़े दिखाना चाहूँगा। ये आप निफ्टी के आंकड़े देखिए। 2 दिन से लगातार आप देख रहे हैं कि 16,000 के ऊपर है। और उसके पहले भी आप देखेंगे, मैं लगातार मेंटेन करता रहा हूँ कि लोअर लेवल से एक रिकवरी ही देखने को मिल रही है। अब उसमें दुनिया भर में मंदी का खतरा है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। और सबसे अच्छी बात जो हमारे लिए है वो ये है कि हमारी खुद की जो डिमांड है, जो डोमेस्टिक डिमांड है, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो घरेलू मांग है, वो बहुत ही मजबूत है। तो मंदी जो आनी है, जिसकी आशंका है, किसी को पता नहीं है कि कब आएगी, कितनी गहरी होगी, वो भाव में आ चुकी है। और जो कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट है, जो आपने क्रूड और करेंसी की बात करी, करेंसी आप देखिए आज भी 7 पैसे की मजबूती थी। ये आप एक्सटेंडेड सेशन देख रहे हैं कि 79 रुपये 14 पैसे के आसपास है। कल हम 79.37 पे बंद हुए थे, आज 79.30 पे हमारी क्लोजिंग होती हुई दिखी है, जो इंडियन मार्केट्स में 3:30 बजे क्लोजिंग होती है। उसके बाद भी आप देखिए, जो स्ट्रेंथ का सिलसिला इंटरनेशनल मार्केट्स में वो जारी है। और उसके साथ साथ जो क्रूड की बात आप कर रहे थे, एकाएक कल जो गिरावट देखने को मिली $10 के आसपास की, उसके बाद ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बाउंस भी आ गया क्रूड में। अभी भी आप देखिए 104 के आसपास हम सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। और उसमें आप ये भी जोड़ लीजिए पाम ऑयल पर जिस तरह से वहाँ पे गिरावट देखने को मिली, आज हमने 10% का लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखा है। तो चीज़ें अपने आप में ये इंडिकेट कर रही हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें आप ये जो FMCG कंपनीज़ हैं, सीमेंट कंपनीज़ हैं, HUL ब्रिटानिया, जो कि ब्रिटानिया तो आज निफ्टी का सबसे बड़ा मूवर था, आज सबसे अच्छा चलने वाला स्टॉक था। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए जो फ्यूल की ज़रूरत है, जो इनपुट की कॉस्ट की ज़रूरत है, इनपुट की ज़रूरत है, जो लागत है, वो कहीं ना कहीं नीचे आती हुई दिखेगी। तो भले ही इंटरनेशनल लेवल पे अगर मंदी आनी है तो आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं आएंगे, ठीक है, वो आपको डिस्काउंट करके चलना होगा, लेकिन आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो रही है। आपकी जो मार्जिन की प्रेशर 2 तिमाही से आप नंबर्स में देख रहे हैं, वो शायद अब कम होते हुए दिखेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इससे पहले कि मैं इंडिकेटर्स की ओर लेके चलूँ, एक आपको ना लगातार आप 2C फैक्टर की जो बात करें ना, उस 2C फैक्टर में आज एक हम F लगा देते हैं। वो F क्या है? FIIs, जो खरीदारी का आंकड़ा कल उनकी ओर से आया। आपको याद होगा, कल आप मेरे से पूछ रहे थे कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखने चाहिए। मैंने कहा था कि FIIs के आंकड़े देखने। क्यों देखने हैं? क्योंकि 16,000 का लेवल कल हमने पार किया था। खबर आने की वजह से हम नीचे गिरे थे। कल का नंबर आप देखिए, कैश सेगमेंट में FIIs की जो खरीदारी का नंबर 1296 करोड़ का है। 30 मई के बाद उनका पहला खरीदारी का नंबर है। और अप्रैल के पहले हफ्ते में, याद है आपको, खरीदारी करी थी उन्होंने, उसके बाद से सबसे बड़ा नंबर है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि FIIs का खरीदारी का नंबर आएगा और वो 1000 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 4 डिजिट में होगा, ये तो किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। तो कहीं ना कहीं FIIs भी अब इस चीज़ को भुनाने लगे कि बाजार के, भारतीय बाजारों के जो वैल्यूएशंस हैं वो कहीं ना कहीं सस्ते हो गए हैं। और जिस तरह से कमोडिटीज़ गिर रही हैं, हमारी जो इनपुट कॉस्ट कम हो रही है, ये इंडियन कंपनीज, इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जो इंडिकेटर्स हैं, मैं उसकी ओर आपको लेके चलता हूँ। आप जो इंडेक्स देखेंगे आज, जो सारे वैसे इंडेक्स ज़्यादातर आज हर इंसान में बंद हुए। लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? ऑटो इंडेक्स। आपका ऑटो इंडेक्स आप देखिए 2.6%, सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला इंडेक्स था। FMCG खपत, जहाँ से आपको पता चलती है, वो वाला इंडेक्स भी आप देखिए
वहाँ पे भी आपको 2.64% यानी 0.3% के आसपास की बढ़त देखने मिली। रियलिटी में आपने देखा 2% से ज़्यादा का मूव था। जितने भी खपत से रिलेटेड आपको जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आप देखिए वहीं पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि आपकी जो घरेलू मांग है वो बढ़ रही कहीं है, ना कहीं, क्योंकि जून में ऑटो जो सेल्स के आंकड़े आए हैं वो उसमें बिक्री बढ़ी हुई आई हाँ, है, और उसके साथ साथ अब जो रिटेल खाने के सेल तेल बढ़ी की है। कीमतों की कम होने की बात चल रही है, आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो रही है, ये कहीं उससे ना कहीं दर्शा रहा है कि आपकी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है जिसके ऊपर बाजार चलता है, जितना मुनाफा कंपनियां कमाएंगी वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होने की और या मार्जिन्स में सुधरने की और जो एक इंडिकेशंस है वो आते हुए दिख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चार चांद लगाया FIS की FII खरीदारी ने। तो उम्मीद करते हैं कि शायद जुलाई अपना जो 20 साल का रिकॉर्ड बना के रखा है, हाँ, हम शुरुआत से ग्रोथ मेंटेन का, कर रहे हैं कि जुलाई अगर अच्छा वो रह शायद सकता है। अच्छा रहे तो ये पहला संकेत आज मिल गया है। तो हमारे एक दर्शक हैं संतोष कुमार जी, उन्होंने पारादीप फॉस्फेट पे पूछा है कि उन्होंने इसके IPO में पैसा लगाया था, तो इसमें आगे क्या मूवमेंट आप देख रहे हैं? देखिए 42 रुपये का इशू प्राइस था जब ये स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी। अभी 41 रुपये के आसपास है। आज मैंने रवि सिंह जो हैं शेयर इंडिया के जो VP रिसर्च हैं, आज मैंने उनसे बातचीत करी। उनका ये कहना था कि जो केमिकल स्पेस की कंपनीज हैं उनको लेके जो फ्यूचर है, जो आउटलुक है वो बेहद बुलिश है, बेहद स्ट्रांग है। तो उस लिहाज से कुछ दिन पहले हमारी अमरीश बलिगा साहब जी से भी बात हो रही थी। उन्होंने हमें जो 3 सेक्टर्स बताए थे उसमें उनका यही कहना था कि स्पेशलिटी केमिकल्स, इस पे आप नज़र रखिए, ये बहुत आगे चलते प्रॉमिसिंग सेक्टर साबित हो सकता है। तो रवि सिंह जी ये कहना कहा कि इन लेवल्स पे जिसने भी लिया है, संतोष कुमार सिंह जी ने जिन्होंने सवाल पूछा है, उनको बेचना नहीं है शेयर, इसको होल्ड करना है। अगर आप 3 महीने होल्ड करते हैं तो 46 रुपये का लेवल आ जाएगा, 11 महीने होल्ड करते हैं तो 55 रुपये का लेवल आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए कि इनका जो घाटा जो है वो कंटेंट हो जाए। तो उनका ये कहना था कि वैसे तो 37.5 रुपये के आसपास का 52 वीक लो स्टॉक ने बनाया था, उन लेवल्स के आसपास आप जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन कर सकते हैं, या 37-38 की रेंज में कहीं पे भी आप चाहें तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई नई खरीदारी भी कर सकता है, या जिसने ऊपर के भाव पे लिया है क्या वो एवरेज कर सकता है। तो 40 के आसपास आप खरीदिए, स्टॉप लॉस का लेवल आपका वही 37 से 38 की रेंज में होगा। संदीप जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जब से सरकार ने विंडफॉल टैक्स की घोषणा की है तब से देख रहा हूँ ONGC जो है लगातार गिर रहा है, तो ये गिरावट कहाँ जाकर रुकेगी? देखिए आज भी एक सिटी की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बिकवाली की राय मेंटेन करी है। 145 रुपये का टारगेट था, वो घटाकर अब उन्होंने 120 रुपये के आसपास कर दिया है। 108 रुपये का 52 वीक लो था इस स्टॉक का। तो आप देखिए 52 वीक का लो के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो जितना भी क्रूड से रिलेटेड जो तेज़ी बनी थी कि क्रूड में बहुत 125 के ऊपर के भी लेवल्स हमने एक समय देखे थे, वो पूरी जो जर्नी ONGC की स्टॉक ने चली थी, उसमें आप ऑयल इंडिया को भी जोड़ सकते हैं, वो हायर लेवल से आप देखिए 30 से 35% के आसपास ऑलरेडी ये स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं। और जो विंडफॉल टैक्स लगा है उससे जितनी भी अच्छी जो चीज़ें होनी थी ONGC के साथ, जो ऑयल इंडिया के साथ, वो सरकार ने ऑलमोस्ट सारी ड्रेन आउट कर ली हैं, वो पूरी खींच ली हैं। तो उस लिहाज से अब अगर कोई भी उछाल मिलता है तो ONGC के शेयर में आपको बिकवाली करके चलनी है। कोई लोअर लेवल्स पे अगर 100 रुपये के नीचे जब चला जाए तो हो सकता है कि आपको खरीदारी के मौके दोबारा मिले। लेकिन हाँ, इस जो जंक्चर बन गया है, अब 104 रुपये के आसपास, $104 के आसपास क्रूड आ गया, हर उछाल पे जानकार यही कह रहे हैं कि आपको बिकवाली करनी चाहिए। उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर काम आएगी, और अगर आपके पास भी कोई शेयर बाज़ार से जुड़ा सवाल है तो आप हमें बताइए, हम अपने विशेषज्ञों से आप उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे यूट्यूब पर हमारे मनी 9 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।